काकतीय वंश के शासक दलपत देव के बाद अगले शासक बनते हैं काकतीय वंश के शासक दलपत देव के पटरानी के पुत्र अजमेर सिंह। और अजमेर सिंह का शासन काल रहता है 1774 से लेकर 1777 तक। लेकिन जैसे ही अजमेर सिंह काकतीय वंश के शासक बनते हैं, दलपत देव के बड़ी रानी के पुत्र दरिया देव तथा पटरानी के पुत्र अजमेर सिंह के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसे कहा जाता है हलबा विद्रोह, जो चलता है 1774 से लेकर 1777 तक। और इस हलबा विद्रोह में दरिया देव का साथ देते हैं रतनपुर से भोसला वंश के शासक बिंबाजी भोसले, रायपुर से ब्रिटिश सेना के नायक जॉनसन तथा उड़ीसा के जयपुर के शासक विक्रम देव। और अंततः दरिया देव अजमेर सिंह को युद्ध में पराजित करते हैं और बनते हैं जगदलपुर से काकतीय वंश के अगले शासक। तो इस प्रकार से दरिया देव का शासन काल रहता है 1777 से लेकर 1800 ईस्वी तक। दरिया देव जैसे ही शासक बनते हैं, संधि के अनुसार दरिया देव तथा भोसला वंश के शासक बिंबाजी भोसले के बीच उड़ीसा के कोटपाड़ में होता है कोटपाड़ की संधि 6 अप्रैल 1778 को। 6 अप्रैल 1778 को उड़ीसा के कोटपाड़ में दरिया देव तथा बिंबाजी भोसले के बीच संधि होती है, कोटपाड़ की संधि 6 अप्रैल 1778। तो यह संधि होता है बिंबाजी भोसले तथा काकतीय वंश के शासक दरिया देव के बीच। इस संधि के तहत बस्तर रतनपुर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का भाग बनता है, छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा बन जाता है। अर्थात इस संधि के अनुसार बस्तर रतनपुर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में इसका विलय हो जाता है। तो इस प्रकार से पहली बार बस्तर छत्तीसगढ़ का हिस्सा या भाग बनता है। और इस प्रकार से दरिया देव मराठा अधीन प्रथम काकतीय वंश के शासक बन जाते हैं। और इस प्रकार से दरिया देव बिंबाजी भोसले को प्रति वर्ष 59,000 टकोली प्रति वर्ष टैक्स के रूप में अदा करते हैं। तो यह थी कोटपाड़ की संधि जो हुआ था दरिया देव तथा बिंबाजी भोसले के बीच। इसके पहले होता है हलबा विद्रोह अजमेर सिंह तथा दरिया देव के बीच, जो कि था उत्तराधिकार का युद्ध। ध्यान। तो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जगदलपुर से अगले शासक बनते हैं अजमेर सिंह। ध्यान। अगले शासक बनते हैं अजमेर सिंह। अजमेर सिंह। ध्यान। दलपत देव काकतीय वंश के शासक दलपत देव के बड़ी रानी के पुत्र होते हैं। दलपत देव के बड़ी रानी के पुत्र होते हैं दरिया देव। दलपत देव के बड़ी रानी के पुत्र होते हैं दरिया देव तथा दलपत देव की पट रानी के पुत्र होते हैं अजमेर सिंह। अजमेर सिंह। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से दलपत देव का शासन काल था, दलपत देव का शासन काल था 1731 ईस्वी से लेकर 1774 ईस्वी तक। और दलपत देव के बाद अगले शासक बनते हैं अजमेर सिंह। और अजमेर सिंह का शासन काल रहता है महज 3 वर्ष 1774 से लेकर 1777 तक। और जैसे ही अजमेर सिंह 1774 में जगदलपुर में काकतीय वंश के शासक बनते हैं, वैसे ही अजमेर सिंह और दरिया देव के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इन दोनों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से इस उत्तराधिकार को युद्ध को कहा जाता है हलबा विद्रोह। तो हलबा विद्रोह चलता है 1774 से लेकर 1777 तक। ध्यान दीजिएगा। दरिया देव तथा अजमेर सिंह के बीच
का विद्रोह कहलाता है, उत्तराधिकार का युद्ध कहलाता है, इनके बीच प्रारंभ हो जाता है उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध, और यह युद्ध कहलाता है हलबा विद्रोह। यह विद्रोह कहलाता है हलबा विद्रोह, जो चलता है 1774 से लेकर 1777 तक, और 1777 में अंततः दरियादेव की विजय होती है तथा 1777 में अजमेर सिंह को इन्हीं के किले के सामने फांसी की सजा दी जाती है। तो इस प्रकार से अजमेर सिंह के नेतृत्व में चला जाता है हलबा विद्रोह, अर्थात शासक भी रहते हैं अजमेर सिंह। और इसके बाद अजमेर सिंह के बाद अगले शासक बनते हैं दरियादेव। 1777 से लेकर 1800 ईस्वी तक शासक रहते हैं दरियादेव, ध्यान। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अजमेर सिंह। अजमेर सिंह के शासनकाल में हुआ था हलबा विद्रोह, जो कि उत्तराधिकार का युद्ध था। इस युद्ध में यह युद्ध हुआ था अजमेर सिंह तथा दरियादेव के बीच, और दरियादेव का साथ देते हैं रतनपुर से भोसला वंश के शासक बिंबाजी भोसला, रायपुर से ब्रिटिश सेना नायक जॉनसन तथा उड़ीसा के जयपुर से विक्रम देव, शासक विक्रम देव। तो इस प्रकार से अंततः दरियादेव की विजय होती है तथा अजमेर सिंह को 1777 में ही इन्हीं के किले के सामने, इन्हीं के महल के सामने फांसी दी जाती है, और इस प्रकार से अजमेर सिंह की कहानी खत्म होती है और अगले शासक बनते हैं दरियादेव, ध्यान। तो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं अजमेर सिंह। अजमेर सिंह के नेतृत्व में हुआ था हलबा विद्रोह। अजमेर सिंह के नेतृत्व में हुआ था हलबा विद्रोह, इसीलिए अजमेर सिंह को कहा जाता है क्रांति का मसीहा। अजमेर सिंह को कहा जाता है क्रांति का मसीहा, लेकिन अंततः 1777 में अजमेर सिंह को फांसी दी जाती है और अगले शासक बनते हैं दरियादेव, ध्यान। तो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं अजमेर सिंह के नेतृत्व में हुआ था हलबा विद्रोह, ध्यान। अजमेर सिंह के नेतृत्व में हुआ था हलबा विद्रोह। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हलबा विद्रोह, ध्यान। यह आपका पकड़ना है। अजमेर सिंह तथा दरियादेव के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है हलबा विद्रोह, इसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान। से अजमेर सिंह तथा दरियादेव के बीच होता है उत्तराधिकार का युद्ध हलबा विद्रोह 1774 से लेकर 1777 तक, और इस हलबा विद्रोह का प्रमुख संकेंद्रण रहता है बड़े डोंगर या डोंगर, ध्यान। यह आपका पकड़ना है बड़े डोंगर या डोंगर, कोंडा गांव में स्थित है डोंगर। तो इस प्रकार से डोंगर प्रमुख संकेंद्रण रहता है हलबा विद्रोह का। हलबा विद्रोह का, हलबा विद्रोह का प्रमुख संकेंद्रण रहता है डोंगर या बड़े डोंगर। हलबा विद्रोह चलता है 1774 से लेकर 1777 तक। हलबा विद्रोह का प्रमुख संकेंद्रण रहता है कोंडा गांव स्थित बड़े डोंगर या डोंगर, ध्यान। हलबा विद्रोह का प्रारंभ होता है, हलबा विद्रोह का प्रारंभ होता है 1774 को। हलबा विद्रोह के नेतृत्व करता रहते हैं अजमेर सिंह, काकतीय वंश के शासक अजमेर सिंह। काकतीय वंश के शासक अजमेर सिंह के नेतृत्व में हलबा विद्रोह का प्रारंभ किया जाता है। काकतीय वंश के शासक अजमेर सिंह के नेतृत्व में हलबा विद्रोह का प्रारंभ किया जाता है, और इस समय काकतीय वंश के शासक भी थे अजमेर सिंह, जो कि एक शासक थे और यही थे हलबा विद्रोह के नेतृत्व करता। यह हलबा विद्रोह था एक उत्तराधिकार का युद्ध। यह विद्रोह था उत्तराधिकार का युद्ध।
हलबा विद्रोह का कारण था उत्तराधिकार का युद्ध। ध्यान दीजिएगा, हलबा विद्रोह का कारण था उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध। दरिया देव तथा अजमेर सिंह के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है हलबा विद्रोह, और हलबा विद्रोह के अंततः दमन करता होते हैं ब्रिटिश सेना के नायक जॉनसन। जॉनसन के द्वारा हलबा विद्रोह का दमन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, उत्तराधिकार का युद्ध होता है बड़े डोंगर या डोंगर के क्षेत्र में। हलबा विद्रोह जो चलता है 1774 से लेकर 1777 तक, यह उत्तराधिकार का युद्ध होता है दरिया देव तथा अजमेर सिंह के बीच। अर्थात हलबा विद्रोह है उत्तराधिकार का युद्ध, हलबा विद्रोह है उत्तराधिकार का युद्ध, हलबा विद्रोह है उत्तराधिकार का युद्ध। यह उत्तराधिकार का युद्ध चलता है अजमेर सिंह, यह युद्ध चलता है अजमेर सिंह तथा दरिया देव के बीच, तथा दरिया देव के बीच, दरिया देव के बीच। और दरिया देव का साथ देते हैं रतनपुर, यह आपका पकड़ना है रतनपुर। और रतनपुर इस समय साम्राज्य है भोसला वंश के शासक बिंबाजी भोसले का। तो रतनपुर से भोसला वंश के शासक बिंबाजी भोसला, बिंबाजी भोसले, भोसला वंश के शासक बिंबाजी भोसले, जो कि है रतनपुर के शासक बिंबाजी भोसले। भोसला मराठा वंश के शासक, भोसला मराठा वंश के शासक रतनपुर से बिंबाजी भोसले, ये साथ देते हैं दरिया देव का। तो इस प्रकार से दरिया देव का साथ देते हैं बिंबाजी, रतनपुर से भोसला वंश के शासक बिंबाजी भोसले, बिंबाजी भोसले, ये है भोसला वंश के शासक बिंबाजी भोसले, भोसला वंश के शासक रतनपुर से बिंबाजी भोसले, प्लस दरिया देव का साथ देते हैं रायपुर से ब्रिटिश सेना के नायक जॉनसन, रायपुर से ब्रिटिश सेना के नायक जॉनसन, रायपुर से ब्रिटिश सेना के नायक जॉनसन, ब्रिटिश सेना के नायक, ब्रिटिश सेना के नायक जॉनसन। रायपुर से दरिया देव का साथ देते हैं ब्रिटिश सेना के नायक जॉनसन, ब्रिटिश सेना के नायक जॉनसन। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश सेना के नायक जॉनसन भी दरिया देव का साथ देते हैं, तथा दरिया देव का साथ देते हैं यह आपका है उड़ीसा, उड़ीसा। ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा में यह है, उड़ीसा में यह पकड़ना है, उड़ीसा में है जयपुर, ये उड़ीसा का जयपुर है, राजस्थान का जयपुर नहीं, बल्कि ये उड़ीसा का जयपुर है। उड़ीसा के जयपुर के शासक विक्रम देव, उड़ीसा के जयपुर के शासक विक्रम देव, उड़ीसा के जयपुर के शासक विक्रम देव। ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा के जयपुर के शासक विक्रम देव भी दरिया देव का साथ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से 1774 से लेकर 1777 तक दरिया देव तथा अजमेर सिंह के बीच होता है उत्तराधिकार का युद्ध, और इसी युद्ध को कहा जाता है हलबा विद्रोह, क्योंकि हलबा जनजाति के लोग अपने शासक अजमेर सिंह का साथ देते हैं, इसलिए इसे सामूहिक रूप में हलबा विद्रोह कहा जाता है। यहां पर अजमेर सिंह के साथ युद्ध होता है दरिया देव का, और दरिया देव का साथ देते हैं रतनपुर से भोसला वंश के शासक बिंबाजी भोसले, रायपुर से ब्रिटिश सेना के नायक जॉनसन तथा उड़ीसा के जयपुर के शासक विक्रम देव, और अंततः इस युद्ध में जीत होती है दरिया देव की। और
इस युद्ध में जीत होती है दरियादेव की और 1777 में अजमेर सिंह को इन्हीं के किले के सामने, इन्हीं के महल के सामने फांसी दी जाती है। इस युद्ध के विजेता होते हैं दरियादेव। इस युद्ध के विजेता होते हैं दरियादेव और 1777 में परिणाम स्वरूप अजमेर सिंह को दी जाती है फांसी। अजमेर सिंह को फांसी दी जाती है। तो इस प्रकार से अजमेर सिंह को फांसी दी जाती है और इनकी कहानी खत्म होती है। अब 1777 से 1800 ईस्वी तक काकतीय वंश के शासक रहेंगे दरियादेव। तो इस प्रकार से अगले शासक बनते हैं दरियादेव। ध्यान, चूंकि इस युद्ध में भोसला वंश के शासक बिंबाजी भोसले ने दरियादेव का साथ इसलिए दिया था ताकि जैसे ही दरियादेव शासक बनेंगे वैसे ही दरियादेव बस्तर का रतनपुर के अधीन छत्तीसगढ़ में विलय कर देंगे। तो अब इस युद्ध के बाद, हलबा विद्रोह के बाद दरियादेव तथा बिंबाजी भोसले के बीच होगा कोटपाड़ की संधि। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है उड़ीसा, यह आपका है उड़ीसा और उड़ीसा में यह आपका है कोटपाड़, यह है उड़ीसा में कोटपाड़। तो कोटपाड़ में होगा कोटपाड़ की संधि। ध्यान दीजिएगा, यहां पर होगा कोटपाड़ की संधि। ध्यान दीजिएगा, कोटपाड़ की संधि, कोटपाड़ की संधि। तो इस प्रकार से बिंबाजी भोसले तथा दरियादेव के बीच 6 अप्रैल 1778 को होता है कोटपाड़ की संधि। उड़ीसा के कोटपाड़ में दरियादेव तथा बिंबाजी भोसले के बीच होता है कोटपाड़ की संधि। ध्यान दीजिएगा, यह संधि होता है दरियादेव तथा बिंबाजी भोसले के बीच, दरियादेव तथा बिंबाजी भोसले के बीच होता है कोटपाड़ की संधि और इस संधि के तहत बस्तर रतनपुर के अधीन छत्तीसगढ़ में इसका विलय हो जाता है। बस्तर का रतनपुर के अधीन छत्तीसगढ़ में विलय हो जाता है। इस प्रकार से बस्तर पहली बार छत्तीसगढ़ का हिस्सा या भाग बनता है और दरियादेव बिंबाजी की अधीनता को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से दरियादेव मराठा वंश या भोसला वंश के अधीन प्रथम काकतीय वंश के शासक कहलाते हैं, क्योंकि दरियादेव ने बिंबाजी भोसले की अधीनता को स्वीकार किया था और इस अधीनता के तहत दरियादेव प्रति वर्ष भोसला वंश को अर्थात बिंबाजी भोसला को 59,000 टकोली अदा करते हैं टैक्स के रूप में। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से इस संधि के तहत विलय हो जाता है बस्तर का रतनपुर के अधीन छत्तीसगढ़ में विलय हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, विशेष बात यह है कि बस्तर पहली बार छत्तीसगढ़ का भाग बनता है। बस्तर पहली बार छत्तीसगढ़ का भाग बनता है। बस्तर पहली बार छत्तीसगढ़ का भाग बनता है कोटपाड़ की संधि के तहत। बस्तर पहली बार छत्तीसगढ़ का भाग बनता है और इस प्रकार से काकतीय वंश मराठा वंश के अधीनता में आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से दरियादेव इस प्रकार से दरियादेव मराठा वंश के अधीन प्रथम काकतीय वंश के शासक बन जाते हैं। प्रथम काकतीय वंश के शासक बनते हैं, काकतीय वंश के शासक बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से दरियादेव मराठा वंश के अधीन प्रथम काकतीय वंश के शासक बन जाते हैं, क्योंकि दरियादेव बिंबाजी भोसले के अधीनता को स्वीकार करते हैं कोटपाड़ की संधि के द्वारा। कोटपाड़ की संधि होती है 6 अप्रैल 1778। ध्यान दीजिएगा, और दरियादेव
बिंबाजी भोसले को प्रति वर्ष 59,000 टकोली अदा करते हैं, 59,000 टकोली देना स्वीकार करते हैं। प्रति वर्ष 59,000 टकोली प्रति वर्ष देना स्वीकार करते हैं। ढंजेगा। तो इस प्रकार से हम डिस्कस कर रहे हैं हलबा विद्रोह। हलबा विद्रोह होता है 1774 से लेकर 1777 तक। बेसिकली हलबा विद्रोह एक उत्तराधिकार का युद्ध होता है। इसका प्रारंभ होता है 1774 को। नेतृत्व करता रहते हैं हलबा जनजाति के तरफ से अजमेर सिंह, काकतीय वंश के शासक अजमेर सिंह, और ये स्वयं है काकतीय वंश के शासक। अर्थात हलबा विद्रोह एक उत्तराधिकार का युद्ध है जो कि होता है दरियादेव तथा अजमेर सिंह के बीच। और इस युद्ध का दमन करते हैं, इस विद्रोह का दमन करते हैं ब्रिटिश सेना के नायक जॉन सन। ध्यान। हलबा विद्रोह जो कि एक उत्तराधिकार का युद्ध है, यह युद्ध होता है अजमेर सिंह तथा दरियादेव के बीच। दरियादेव का साथ देते हैं बिंबाजी भोसला, रतनपुर भोसला वंश के शासक बिंबाजी भोसला, ब्रिटिश सेना नायक जॉनसन तथा उड़ीसा जयपुर के शासक विक्रम देव। और अंततः दरियादेव और अजमेर सिंह के बीच हलबा विद्रोह 3 वर्षों तक चलता है, 1774 से लेकर 1777 तक। और इसमें विजेता होते हैं दरियादेव। ध्यान। इसमें विजेता होते हैं दरियादेव। 1777 में अजमेर सिंह को इन्हीं के महल के सामने फांसी दे दी जाती है। चूंकि भोसला वंश के शासक बिंबाजी भोसले ने दरियादेव का साथ इसलिए दिया था क्योंकि इनके बीच एक संधि होती है कि जैसे ही हम यहां पर अजमेर सिंह को हराएंगे वैसे ही दरियादेव बनेंगे काकतीय वंश के शासक, और संधि के तहत बस्तर का रतनपुर के अधीन छत्तीसगढ़ में विलय कर देंगे। इसीलिए 6 अप्रैल 1778 को उड़ीसा के कोटपाड़ में दरियादेव तथा बिंबाजी भोसले के बीच होता है कोटपाड़ की संधि, जिसके तहत बस्तर का रतनपुर के अधीन छत्तीसगढ़ में विलय कर दिया जाता है। इस प्रकार से बस्तर पहली बार छत्तीसगढ़ का भाग बनता है और दरियादेव मराठा वंश की अधीनता को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से दरियादेव मराठा वंश के अधीन प्रथम काकतीय वंश के शासक बन जाते हैं। और दरियादेव बिंबाजी भोसले को प्रतिवर्ष अदा करेंगे 59,000 टकोली। तो यह है हलबा विद्रोह तथा कोटपाड़ की संधि। ध्यान। अजमेर सिंह के बाद अगले शासक बनते हैं दरियादेव। अजमेर सिंह के बाद अगले शासक बनते हैं दरियादेव। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दरियादेव। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दरियादेव। ध्यान। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दरियादेव। दरियादेव का शासनकाल रहेगा 1777 से लेकर 1800 ईस्वी तक। दरियादेव का शासनकाल रहेगा 1777 से लेकर 1800 ईस्वी तक। काकतीय वंश के शासक अजमेर सिंह के बाद अगले शासक बनते हैं दरियादेव, और इनकी भी राजधानी रहती है दरियादेव। इनकी भी राजधानी रहती है जगदलपुर। तो इस प्रकार से जगदलपुर से अगले शासक बनते हैं दरियादेव। जगदलपुर राजधानी से अगले शासक बनते हैं दरियादेव। ध्यान दीजिएगा। दरियादेव का शासनकाल रहता है 1777 से लेकर 1800 ईस्वी तक। दरियादेव का शासनकाल रहता है 1777 से लेकर 1800 ईस्वी तक। दरियादेव के शासनकाल में हुआ है कोटपाड़ की संधि। यह है उड़ीसा का कोटपाड़। उड़ीसा के कोटपाड़ में हुआ है कोटपाड़ की संधि। उड़ीसा के कोटपाड़ में हुआ है कोटपाड़ की संधि। ध्यान दीजिएगा। उड़ीसा के कोटपाड़ में हुआ है कोटपाड़
पाड़ की संधि, उड़ीसा के कोटपाड़ में हुआ है कोटपाड़ की संधि 6 अप्रैल 1778। यह संधि हुआ है दरिया देव तथा बिंबाजी भोसला के बीच। यह संधि हुआ है दरिया देव तथा बिंबाजी भोसले के बीच, बिंबाजी भोसले के बीच, भोसला वंश के शासक बिंबाजी भोसला के बीच या भोसले के बीच, ध्यान दीजिएगा। 6 अप्रैल 1778 को होता है दरिया देव तथा बिंबाजी भोसले के बीच कोटपाड़ की संधि, जिसके तहत बस्तर रतनपुर के अधीन छत्तीसगढ़ में इसका विलय हो जाता है और बस्तर पहली बार छत्तीसगढ़ का भाग बनता है। और इस प्रकार से दरिया देव मराठा वंश की अधीनता को स्वीकार करते हैं। तो मराठा वंश के अधीन प्रथम काकतीय वंश के शासक कहलाएंगे दरिया देव। तो इस प्रकार से दरिया देव कहलाएंगे मराठा वंश के अधीन, इस प्रकार से दरिया देव कहलाएंगे मराठा वंश के अधीन, मराठा वंश के अधीन काकतीय वंश के प्रथम शासक, काकतीय वंश के प्रथम शासक। और इस प्रकार से दरियादेव प्रति वर्ष 59,000 टकोली बिंबाजी भोसले को अदा करते हैं टैक्स के रूप में। तो यह है कोटपाड़ की संधि 6 अप्रैल 1778 जो कि दरियादेव तथा बिंबाजी भोसले के बीच होता है। दरियादेव के शासन काल में हुआ है भोपालपट्टनम का विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है भोपालपट्टनम। दरियादेव के शासन काल में हुआ है भोपालपट्टनम का विद्रोह, भोपालपट्टनम का विद्रोह। दरियादेव के शासन काल में हुआ है भोपालपट्टनम का विद्रोह। दरियादेव के शासन काल में हुआ है 1795 ईस्वी को, दरियादेव के शासन काल में हुआ है 1795 ईस्वी को भोपालपट्टनम का विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, भोपालपट्टनम का विद्रोह 1795 ईस्वी को दरियादेव के शासन काल में होता है भोपालपट्टनम का विद्रोह। 1795 ईस्वी को दरियादेव के शासन काल में होता है भोपालपट्टनम का विद्रोह, भोपालपट्टनम का विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, भोपालपट्टनम का विद्रोह। भोपालपट्टनम के विद्रोह का कारण होता है कैप्टन ब्लंट का बस्तर आगमन। इसका कारण था कैप्टन ब्लंट का बस्तर आगमन, कैप्टन ब्लंट का बस्तर आगमन। ध्यान दीजिएगा, कैप्टन ब्लंट का बस्तर आगमन 1795 को कैप्टन ब्लंट बस्तर प्रवेश करते हैं। इसी प्रवेश के कारण भोपालपट्टनम में जनजातीय विद्रोह प्रारंभ हो जाता है और यह विद्रोह होता है दरियादेव के शासन काल में। लेकिन कैप्टन ब्लंट कांकेर तक आकर कांकेर से ही वापस लौट जाते हैं। तो इस प्रकार से कैप्टन ब्लंट छत्तीसगढ़ आने वाले दूसरे अंग्रेज होते हैं तथा बस्तर आने वाले प्रथम अंग्रेज होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है कांकेर, यह है कांकेर। कांकेर तक ही प्रवेश कर पाते हैं कैप्टन ब्लंट। हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कैप्टन ब्लंट। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कैप्टन ब्लंट, कैप्टन ब्लंट। यह आपका पकड़ना है कांकेर। जगदलपुर से शासक है, जगदलपुर से शासक है दरियादेव, जगदलपुर से शासक है दरियादेव। ध्यान दीजिएगा, जगदलपुर से शासक है दरियादेव, जगदलपुर से शासक है दरियादेव। दरियादेव का शासन काल रहा है 1777 से लेकर 1800 ईस्वी तक। ध्यान दीजिएगा, दरियादेव कहलाते हैं मराठा वंश के अधीन काकतीय वंश के प्रथम शासक। दरियादेव के शासन काल में कैप्टन ब्लंट का
बस्तर आगमन होता है 1795 को, लेकिन भोपालपट्टनम में जनजातियों के द्वारा इनके विरोध में किया जाता है भोपालपट्टनम का विद्रोह। तो प्रारंभ होता है भोपालपट्टनम का विद्रोह। तो इस प्रकार से कैप्टन ब्लंट कांकेर तक ही आकर कांकेर से वापस लौट जाते हैं। ध्यान, यह है कांकेर। कैप्टन ब्लंट हम डिस्कस कर रहे हैं। कैप्टन ब्लंट 1795 को कैप्टन ब्लंट बस्तर प्रवेश करते रहते हैं, लेकिन इन्हीं के प्रवेश के विद्रोह में प्रारंभ होता है भोपालपट्टनम का विद्रोह। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ आने वाले दूसरे अंग्रेज कहलाते हैं कैप्टन ब्लंट। छत्तीसगढ़ आने वाले दूसरे अंग्रेज, छत्तीसगढ़ आने वाले दूसरे अंग्रेज कहलाते हैं, दूसरे अंग्रेज होते हैं कैप्टन ब्लंट। बस्तर आने वाले प्रथम अंग्रेज, बस्तर आने वाले पहले अंग्रेज होते हैं कैप्टन ब्लंट, लेकिन कांकेर से ही वापस लौट जाते हैं। कांकेर से ही वापस लौट जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से अगला हम डिस्कस कर रहे हैं काकतीय वंश के शासक दरियादेव। इनका शासनकाल रहा है 1777 से लेकर 1800 ईस्वी तक। इनके शासनकाल में हुआ है कोटपाड़ की संधि 6 अप्रैल 1778 को दरियादेव तथा बिंबाजी भोसले के बीच। इस प्रकार से दरियादेव मराठा वंश के अधीन काकतीय वंश के प्रथम शासक बन जाते हैं। दरियादेव के शासनकाल में हुआ है भोपालपट्टनम का विद्रोह। कैप्टन ब्लंट का बस्तर आगमन होता है, इसी के विद्रोह में भोपालपट्टनम का विद्रोह प्रारंभ होता है छत्तीसगढ़ के जनजातियों के द्वारा। 1795 को छत्तीसगढ़ के जनजातियों के द्वारा कैप्टन ब्लंट के बस्तर आगमन के विद्रोह में भोपालपट्टनम का विद्रोह प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से कैप्टन ब्लंट छत्तीसगढ़ आने वाले दूसरे अंग्रेज कहलाते हैं, बस्तर आने वाले पहले अंग्रेज होते हैं, लेकिन ये भोपालपट्टनम के विद्रोह के कारण कांकेर से ही वापस लौट जाते हैं।